हेलो गाइस, मैं जितेंद्र तिवारी एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, ये हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं और इस क्रम में हम सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास जानने के स्रोत से लेकर देश की आजादी और देश के संवैधानिक विकास तक संपूर्ण इतिहास पर बात करेंगे। संपूर्ण इतिहास के सारे टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, उनसे संबंधित सारे क्वेश्चंस हम क्लियर करेंगे और एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने का प्रयास करेंगे। माइंड में एक स्टोरी टाइप का इतिहास पढ़ाने का प्रयास करेंगे, डायग्राम बेस्ड इतिहास पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ताकि जो रट्टा मारने की समस्या है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए और हमेशा के लिए हमारे माइंड में इतिहास सेट हो जाए। और फिर कोई भी क्वेश्चंस आए तो विद इन सेकेंड ऑप्शन देखकर हम उस क्वेश्चंस के आंसर तक पहुंच पाए, यही हमारा टारगेट होगा। और इस टारगेट को हम लगभग 30 क्लास में पूरा भी कर लेंगे। तो 30 क्लास तक हमारे साथ बने रहिए और फिर इतिहास में वो कमांड आपका होगा जो शायद मेरा भी नहीं है। ओके, तो ध्यान देना। आज इतिहास का हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना, अगर ऑप्शन में हड़प्पा सभ्यता दिया गया है तब भी कंफ्यूज मत होना, हड़प्पा और सिंधु सभ्यता एक ही है। तो अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए, एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हड़प्पा शब्द का संबंध या हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस सभ्यता से है, ए इंडस वैली सिविलाइजेशन से है, या बी मेसोपोटामिया की सभ्यता से है, या सी सुमेर सभ्यता से है, या डी मिस्र की सभ्यता से है, इजिप्ट सिविलाइजेशन से है, तो आपको तुरंत लगाना है आंसर ए, ऑप्शन ए टिक मारना है कि हड़प्पा इज रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, तो याद रखना, सिंधु सभ्यता का पहला नगर हड़प्पा था, इसीलिए हम सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के दूसरे नाम से भी जानते हैं। ठीक ना, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि फर्स्ट डिस्कवर्ड सिटी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तुरंत आपको बिना ज्यादा दिमाग लगाए आंख बंद करके ऑप्शन मारना है, आंसर करना है हड़प्पा। तो अब मैं आशा करता हूं कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता में आपका कोई डाउट नहीं होगा, हाँ, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होगा। ठीक, तो हड़प्पा फाइनली कंक्लूजन यही निकला कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता ये एक ही है, चाहे हड़प्पा बोलो और चाहे सिंधु सभ्यता बोलो, है ना, चाहे हड़प्पा सभ्यता चाहे सिंधु सभ्यता। अभी जब हड़प्पा नगर के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो इतना समझ में आया। याद रखना, प्रारंभ में जब सिंधु इस क्षेत्र की, सिंधु को हटा दें, प्रारंभ में जब इस क्षेत्र की खुदाई हुई और तब इसको सिंधु सभ्यता नाम दिया गया, है ना। क्यों? क्योंकि जो अधिकांश नगर पाए गए वो सिंधु सभ्यता के इर्द गिर्द, सिंधु नदी के बगल अगल बगल पाए गए, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता नाम दिया। ओके, आगे चल के इसके कई नाम हो गए, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हाँ, या पहली नगरीय सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता। आगे आप पढ़ेंगे कि सिंधु सभ्यता का पहली खोजी गई धातु तांबा थी। फर्स्ट डिस्कवर्ड मेटल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वाज कॉपर, तांबा थी। लेकिन आगे चल के क्या हुआ, तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनने लगा। तो आगे चल के ये सिंधु सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता भी बन जाएगी, कैल्कोलिथिक सिविलाइजेशन के नाम से भी इसको जाना जाएगा। पॉइंट शुड बी नोटेड, पूरे सिंधु सभ्यता में हमें लोहे के साक्ष्य नहीं मिले। आगे चल के 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच में, 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में लोहे की खोज की गई वैली पीरियड में। वो अगला टॉपिक होगा, चौथा टॉपिक होगा, वहां हम लोग पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता में कोई लोहा नहीं आया। तो तांबा पहली खोजी गई धातु थी। तो तांबे से महंगा होता है कांसा। जो लोग शादीशुदा होंगे या शादी के बर्तन खरीदने कभी गए होंगे परिवार, फैमिली या रिश्तेदारों के साथ, तो जानते होंगे कि तांबे के बर्तन से महंगे कांसे के बर्तन होते हैं, है ना। तो
तांबा प्लस टीन बराबर कांसा बनने लगा। कांसा मतलब ब्रॉन्ज बनने लगा। हाँ, तो ये पूछा गया फार्मूला है, तो याद रखना कॉपर प्लस टीन बराबर ब्रॉन्ज। ठीक, तांबा प्लस टीन बराबर कांसा, ये आपको भूलना नहीं है, याद रखना है। ये फार्मूला सुपर टाइट में भी पूछा गया है, डीएसएसबी और केवीएस एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ये फार्मूला हमेशा याद रखेंगे। तांबा प्लस टीन बराबर क्या बनने लगा? कांसा बनने लगा। अब थोड़ी बेसिक बातें हम लोग पहले समझ लें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, फिर हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं इनके नगर वगैरह, सिटीज वगैरह। तो इंडस सिविलाइजेशन का क्या टाइम पीरियड रहा ना, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। कोई भी इतिहासकार ये नहीं कह सकता कि सिंधु सभ्यता का यही टाइम पीरियड है 2500 से लेकर 1750 तक, लेकिन एनसीईआरटी क्योंकि इसी को बताती है, महत्ता देती है, इसीलिए हम एनसीईआरटी के हिसाब से ही आंसर करेंगे, अपने मन के हिसाब से आंसर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो याद रखना 2500 BC टू 1750 BC का जो समय है वो एक्यूरेट टाइम माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। कई सारे इतिहासकार रहे, उन्होंने कहा कि नहीं साहब 2500 से लेकर 1500 BC का जो समय है वो इंडस सिविलाइजेशन का समय है। कुछ ने कहा कि नहीं 2350 से लेकर 1500 BC तक का समय इंडस वैली का एक्यूरेट टाइम है। हाँ, तो कोई कहता है कि नहीं ये गलत है, 3300 से लेकर 1900 के बीच का BC का जो समय है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का समय है। तो मेरा जहां तक अनुमान है, अपने अध्ययन और अध्यापन का जो अनुभव रहा है उसके आधार पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि सिंधु सभ्यता का क्या टाइम पीरियड रहा, ये अभी तक क्वेश्चन न पूछा गया है, आपके एग्जाम में न कभी पूछा जाएगा। तो हमें एग्जाम के हिसाब से रणनीति बनानी पड़ेगी, तभी इतिहास जैसे क्लिष्ट सब्जेक्ट पर हमारा कमांड होगा। ओके, तो मेरा नाम है जितेंद्र तिवारी, मेरा लोगो है सरलता जिनकी पहचान। तो बड़े इजी वे में और सरल तरीके से मैं इतिहास और एसएसटी जीके जीएस पढ़ाने का प्रयास करता हूं। बस आप लोगों का ऐसे सहयोग बना रहे, और एक दिन देखना हमारे चैनल पे बहुत सारे व्यूज आएंगे, बहुत सारे कमेंट आएंगे, बहुत सारे सब्सक्राइबर होंगे, और ऐड तो लग ही गया है, बहुत सारे पेमेंट भी आने लगेंगे, है ना, पेमेंट भी आने लगेगा। इसी मतलब सोच से कहीं ना कहीं अपने आप को मैं मोटिवेट करता रहता हूँ, सेल्फ मोटिवेट करता रहता हूँ आगे ऊपर जाने। मेहनत करना हमारा काम है और फल ईश्वर देगा। तो स्वाभाविक रूप से हम मेहनत अच्छी करेंगे, बढ़िया करेंगे, ईमानदारी के साथ करेंगे तो फल भी पॉजिटिव ही मिलेगा, है ना। तो बी पॉजिटिव, हमेशा बी पॉजिटिव रहिए, हंसते और मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। दूसरा काम कोई भी करिए इंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन जब भी आप स्टडी करिए ना दोस्त, तो बड़े ही कंसंट्रेशन के साथ करिए, और ये हमेशा टारगेट बनाइए कि जो हमारे साथ के हैं कम से कम उनसे तो हमें आगे निकलना है। तो जब तक कंपटीशन की फीलिंग्स अंदर नहीं होगी ना, जब तक आप बेस्ट नहीं कर सकते हो। हमेशा बेस्ट करने का प्रयास करो। देखो आप पूरा धरती क्या, पूरी कायनात आपकी होगी, पूरे कायनात पर आपका बोलबाला होगा, आपका अधिकार होगा, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, है। तो हुआ कि ये टाइम पीरियड एक्यूरेट 2500 से लेकर 1750 माना जाता है। सिंधु सभ्यता ईंटों की बनी सभ्यता की थी, कई बार पूछा गया है। कहीं कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, कहीं पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ, कहीं दोनों जगह हुआ है, जैसे कालीबंगा आगे मैं बताऊंगा। तो कालीबंगा जो नगर है इंडस सिविलाइजेशन में, इसमें कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है ना। तो आगे आपको बताऊंगा। सिंधु सभ्यता में हमें कहीं मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। वी आर नॉट एबल टू फाइंड एनी एविडेंस ऑफ टेम्पल्स। हमें स्टेचूज मिले हैं, रिलीजियस स्टेचूज मिले हैं, जैसे मातृ देवी की मूर्ति मिली है, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, ये कई बार पूछा गया है। तो सिंधु सभ्यता से हमें पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। एक हमें मूर्ति मिली है जिसमें सींग लगी हुई है, तो उसको इतिहासकार क्या बोलते हैं कि ये पशुओं के देवता हैं, जिनको भगवान शंकर भी कहा जाता है, भगवान शंकर की भी संज्ञा दी जाती है। तो पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, और एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है, एक मूर्ति मिली है स्टेचू जिसमें महिला के गर्भ से पेड़ निकल रहा है, तो उनको मातृ देवी कहा गया है। तो मतलब सिंधु सभ्यता के लोग
भगवान शंकर या पशुपतिनाथ और मातृ देवी के पुजारी थे और उनकी पूजा करते थे। कहीं ना कहीं प्रकृति के पुजारी थे सिंधु सभ्यता के लोग। ऐसी मूर्तियों से ये साक्ष्य मिले हैं, लेकिन कहीं भी कोई मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक, ये भी याद रखना है हमें। सिंधु सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया अनाज, जैसे मैंने बताया ना, तांबा सबसे पहले खोजी गई पहली धातु थी। ऐसे फर्स्ट डिस्कवर्ड ग्रेन वाज जौ। जौ मतलब बार्ले और गेहूं मतलब व्हीट। तो जौ और गेहूं सिंधु सभ्यता के पहले खोजे गए अनाज हैं। तो याद रखना, अगर ऑप्शन में जौ और गेहूं होगा तो एक ऑप्शन जरूर होगा बोथ ए एंड बी। तो बोथ होगा तो ए एंड बी भी मार देंगे। जैसे फर्स्ट डिस्कवर्ड ग्रेन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, ए बार्ले गेहूं, ए बार्ले जौ, बी व्हीट गेहूं, सी राइस चावल और डी बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी रहेगा, है ना। तो याद रखना, जौ और गेहूं सिंधु सभ्यता में खोजे गए पहले जानवर थे, पहले अनाज थे। पहले जानवर की बात करी जाए कि पहला जानवर क्या था, तो पहला डोमेस्टिक एनिमल, पहला पालतू जानवर कुत्ते को माना गया है। तो कुत्ता पालतू होता ही है, जानते हैं आप, उसके नेचर में कहीं ना कहीं वफादारी होती है, ईमानदारी होती है। और डोमेस्टिक एनिमल होता है, वफादार एनिमल माना जाता है। तो याद रखना, यही कुत्ता जो है, डॉग, पहला पालतू जानवर था सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता में कुबड़ वाले बैलों के भी साक्ष्य मिले हैं, बैल के भी साक्ष्य मिले हैं। कुबड़ वाले बैल जानो आप, जिनको नंदी बाबा कहा जाता है। हमारे यहाँ गांव में वो शंख छोटे छोटे लगाए पूरे नंदी बाबा आते हैं और उसमें लोग 10-5 रुपए देते हैं, अपनी मनोकामना मतलब पूछना चाहते हैं या अपनी जो जिज्ञासा होती है वो नंदी बाबा से शांत कराना चाहते हैं कि हम हाई स्कूल इंटर में पास होंगे, नहीं तो नंदी बाबा कहेंगे हाँ नहीं, है ना। शादी जल्दी होगी, नहीं हाँ नहीं, ऐसे देखा होगा आपने ना, गांव में आते हैं। तो ये रिवाज खत्म होने लगा है। तो विशेष कुबड़ वाले बैलों के भी साक्ष्य मिले हैं हमें सिंधु सभ्यता से। हमें सिंधु सभ्यता से स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं और संभवतः ये भारतीय इतिहास में इसके पहले उदाहरण है या पहले लक्षण दिखे। तो याद रखना, संभवतः स्वास्तिक, ये जो स्वास्तिक का चिन्ह है ना, ये सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही मिलता है, ये संभवतः है। ठीक, तो स्वास्तिक का चिन्ह याद रखना, स्वास्तिक का जो सिंबल है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसके चिन्ह दिखे हैं। संभवतः ये भारतीय इतिहास में पहली बार स्वास्तिक के चिन्ह मिले। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है और भूलना नहीं है। तो जो सिंधु सभ्यता थी, ये चंडीगढ़ की तरह एक प्लान्ड सिटी थी। जैसे चंडीगढ़ ना प्री प्लान करके बनाई गई है, ऐसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन एक प्री प्लान और पूर्व नियोजित सभ्यता थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री पर काटती थी और हर मोहल्ले और घर से नालियां निकलती थी गली होते हुए, और ये नालियां कवर्ड नालियां होती थी। आप जानते हैं गांव में 50% लड़ाई नालियों के चक्कर नहीं होती है कि इनकी नाली हमारे द्वारे से बाहर, मतलब हमारे यहाँ से जा रही बाहर से, इनकी नाली हमारे यहाँ से क्यों जा रही है, इनका पानी हमारे तरफ आ रहा है, हमारा पानी इनकी तरफ, बहुत लड़ाई होती है। तो स्पेशली सिंधु सभ्यता के लोगों ने ऐसे विवाद को ध्यान में रखते हुए प्लान्ड सिटी बनाई थी, जिसमें नालियों का विशेष प्रावधान किया गया था ताकि ऐसे लड़ाई ना हो, है ना, समाज में या नगर में। तो भावनाओं को समझते जाना है साथ साथ। तो याद रखना, सिंधु जो सभ्यता थी, इंडस सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये ट्रेंगुलर फॉर्म में थी, त्रिभुजाकार थी। याद रखना कैसे थी, तो त्रिभुजाकार थी। अगर हम देखें ये नॉर्थ, अगर हम देखें तो ये ईस्ट हुआ, क्या हुआ, ईस्ट हुआ मतलब पूर्व हुआ। ये आपका क्या हो गया, वेस्ट हो गया, वेस्ट हो गया मतलब पश्चिम हो गया। ये आपका नॉर्थ हो गया मतलब उत्तर हो गया, और ये आपका साउथ हो गया, क्या हो गया, साउथ हो गया मतलब दक्षिण हो गया। इतना समझ में आया। तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो ये क्या थी, ट्रेंगुलर फॉर्म में सभ्यता थी, कई बार पूछा गया है, त्रिभुजाकार सभ्यता थी। इसका कुल क्षेत्रफल
इसका कुल क्षेत्रफल जो था वो 12,99,600 किलोमीटर 600 वर्ग किलोमीटर था। स्क्वायर किलोमीटर है ना, स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर था, ये याद रखना है। ये जो ईस्ट से वेस्ट, पूरब से पश्चिम लंबाई थी इंडस सिविलाइजेशन की, ये कितनी थी भाई? तो याद रखना लगभग 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर याद रखना है। और नॉर्थ से जो साउथ लेंथ थी, इसकी लंबाई थी, ये भी याद रखना है कितनी? 14,000 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। तो इतना नोट कर लें डायग्राम मिटाने से पहले। ओके, तो ये नोट कर लिया। अब क्या है, पूरब में इसका जो नगर था, जो पूर्वी छोर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, एक्चुअली इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र था वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। तो याद रखना, जैसे पूछ ले कि सिंधु सभ्यता का विस्तार किन देशों तक था? ए इंडिया, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान, डी ऑल एबव, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैली ये सभ्यता थी। तो इसका, इस सभ्यता का पूर्वी विस्तार कहां तक था? तो याद रखना मेरठ यूपी तक था। और अगर नगर की बात करी जाए तो सबसे पूर्वी नगर इसका क्या था? तो याद रखना आलमगीरपुर। क्या था? आलमगीरपुर। ठीक, आलमगीरपुर ये इसका सबसे पूर्वी नगर था। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी नगर क्या था? आलमगीरपुर। ये भी याद रखना है और ये आपको भूलना नहीं है किसी भी एवज में। ठीक, और ये जो आलमगीरपुर था ये किस नदी के किनारे था? तो याद रखना हिंडन रिवर। कौन नदी? हिंडन नदी। ठीक, हिंडन रिवर। इतना समझ में आया? तो आलमगीरपुर पूर्वी विस्तार है और ये आलमगीरपुर किस नदी के बगल था? तो हिंडन नदी। नॉर्थ, उत्तरी जो विस्तार था वो मांडा तक था। कहां तक था? मांडा तक था। और ये मांडा किस नदी के किनारे था? तो याद रखना चिनाब नदी। कौन नदी? चिनाब नदी या चिनाब नदी। आगे हम पढ़ेंगे पंजाब की 5 प्रमुख नदियां, तो उसमें एक चिनाब नदी भी है। और ये मांडा कहां स्थित था? जैसे मेरठ यूपी में स्थित था आलमगीरपुर, वैसे ही मांडा अखनूर जिला कश्मीर में, अखनूर डिस्ट्रिक्ट कहां? JNK कश्मीर में अखनूर जिला में स्थित था मांडा। उत्तरी विस्तार था जो सिंधु सभ्यता का। अब दक्षिणी विस्तार की बात करी जाए तो दक्षिणी विस्तार महाराष्ट्र में दाइमाबाद, कौन नगर था? दाइमाबाद नगर था। और ये दाइमाबाद नगर महाराष्ट्र के अहमदनगर, महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट तक इसका विस्तार था। तो MR महाराष्ट्र है ना, याद रहेगा। और ये दाइमाबाद किस नदी के किनारे स्थित था? तो आप जानते होंगे बूढ़ी नदी, बूढ़ी गंगा कहा जाता है ना, गोदावरी। आगे आपको बताऊंगा ना कि 4 जगह संगम लगता है, उसमें एक गोदावरी के किनारे भी लगता है ना, तो नासिक में। ठीक, तो दाइमाबाद इसका दक्षिणी विस्तार था सिंधु सभ्यता का, जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। और कहां दाइमाबाद था? तो आज के अहमदनगर महाराष्ट्र में। अब इसकी अगर पश्चिमी विस्तार देखा जाए इसका, तो याद रखना पश्चिमी विस्तार जो था वो सुतकांगेडोर, इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं, थोड़ा कंफ्यूज करेगा, सुतकांगेडोर। ये पूछा गया प्रश्न है। सुतकांगेडोर
याद रहेगा, सूतकांगेन डोर। और ये कहां था? बलूचिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान। तो 4 कोने हैं ना इसमें, 4 कोने में एक कोना जो पश्चिमी कोना है, जो पश्चिमी साइड है, वो कहां से मिलती है? पाकिस्तान से मिलती है। और ये तीनों साइड किधर से मिलती हैं? हिंदुस्तान से मिलती हैं। ये याद रहेगा ना, याद रखना है। तो अगर इसको आसान वे में आपको याद करना है ना, तो ऐसे याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? ऐसे याद कर सकते हैं, कहीं लिख लें डैम्स। डैम मतलब बांध होता है ना, तो डैम्स कर ले, प्लूरल बना ले इसको। क्या बना ले? प्लूरल बना ले, बहुवचन बना ले। डैम्स मतलब बहुत सारे बांध। तो और फिर क्या करें? डैम में गहराई होती है, पानी में गहराई होती है ना, मतलब डैम में, बांधों में, तभी तो यहां से बिजली बनाई जाती है। बिजली का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर होता है। तो नीचे से स्टार्ट कर दें, गहराई से। तो डी से दाइमाबाद, और फिर ए से आलमगीरपुर, ए से आलमगीरपुर, एम से मांडा, एम से मांडा, और एस से सूतकांगे डोर, सूतकांगे डोर। हुआ कि नहीं हुआ क्लियर? हो गया क्लियर ना? तो क्या हुआ, अगर आपसे पूछा जाए सिंधु सभ्यता की जो चारों दिशाएं हैं, इसका जो भौगोलिक विस्तार है, मैंने बताया आपको 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला है। नॉर्थ से साउथ इसकी जो लंबाई है वो मैंने क्या बताई? 14,000 किलोमीटर, ठीक। और ईस्ट से वेस्ट मैंने लंबाई क्या बताई? तो 1600 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट, पूरब से पश्चिम कितनी लंबाई है? तो 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है सिंधु सभ्यता की, पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है, और उत्तर से जो दक्षिण लंबाई है, ये याद रखना कितनी है? 1400 किलोमीटर है। और इसका जो भौगोलिक विस्तार है, पूर्व में कहां तक है? आलमगीरपुर, मेरठ तक है। तो यूपी में आप जानते होंगे टीजीटी और पीजीटी की कल ही वैकेंसी अनाउंस हुई है। तो यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए भी आप बहुत बड़े पैमाने में, जिनका सामाजिक विज्ञान होगा, सोशल स्टडीज होगा, वहां इतिहास बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत एक मेजर सब्जेक्ट है इतिहास। तो आप हमारे साथ बने रहिए ऐसे, और कमांड पाते रहिए आप इतिहास या सोशल साइंस में। ओके, तो पूर्वी विस्तार मेरठ, आलमगीरपुर, और उत्तरी विस्तार मांडा, अखनूर जिला, जम्मू कश्मीर तक। दक्षिणी विस्तार दाइमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र तक। और पश्चिमी विस्तार सूतकांगे डोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान तक। हुआ क्लियर? तो ये कुछ बेसिक बातें रही इंडस सिविलाइजेशन के बारे में। अब हम लोग पार्ट 2 में, चूंकि ज्यादा करा देंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है ना, एक्चुअली रिकॉर्डिंग क्लास है, और बहुत जल्दी ही, बस 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर ही, होप सो दिवाली के पहले ही आपको गिफ्ट मिलेगा लाइव क्लासेस के रूप में, और हम लाइव क्लासेस करेंगे। फिर उसमें ना 2-2, 3-3 घंटे, 4-4, 5-5 घंटे की क्लास में भी आप बने रह सकते हैं। मजा आएगा इतिहास पढ़ने और पढ़ाने दोनों में। जो लोग मुझसे ऑफलाइन क्लासेस पढ़ चुके हैं, ऑनलाइन क्लासेस, वो जानते हैं। आप नए हैं तो आगे आप भी जान जाएंगे, है ना। वो दिन दूर नहीं है जब आपका एसएसटी, जीके, जीए जैसे विषय पर कमांड होने जा रहा है। और अब रट्टा मारने वाली आदत छोड़ दो भाई। अब आपके माइंड में मैं सेट करवा दूंगा, ठीक, पूरा सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, जीके। अब पार्ट 2 में हम लोग इंपॉर्टेंट सिटीज के बारे में पढ़ेंगे और उनसे संबंधित सारे प्रश्नों को करेंगे। तो ये पार्ट 1 में मैंने आपको इंडस सिविलाइजेशन के बारे में बताया, और इंडस सिविलाइजेशन में मैं आपको बता दूं कि लगभग आजादी के बाद जो खोजे गए नगरों की संख्या है 1500 प्लस है, 500-1500 से ज्यादा है। लेकिन आपको याद कितने करने हैं? लगभग 10 के करीब सिटीज हैं जिनको याद करने हैं। और प्रमुख नगर देख पा रहे हैं कि वह 7 प्रमुख नगर हैं। तो कोई आपको ना 10 से ज्यादा करवा दे तो ध्यान मत देना यार, इतना याद ना होता है। सिंधु सभ्यता में कहां से क्या पाया गया, कहां से मनके वाले कारखाने पाए गए, कहां से अग्निवेदिका पाई गई, कहां से चूड़ी के साक्ष्य मिले, कहां से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले। तो यार इससे क्या मतलब है?
मतलब है, थोड़ा बहुत मतलब रखो जिससे एग्जाम निकल जाए। और ज्यादा विद्वान बनने का प्रयास करोगे ना तो सब मास्टरी भैया निकल जाएगी। तो मैं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कराता हूं, और मास्टरी करनी हो, उस पर रिसर्च करना हो तो भैया मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9716542299। मैं रिसर्च भी करवा दूंगा आपको। ऊपर वाले की कृपा से, मां सरस्वती की कृपा से अच्छा खासा इतिहास आता है। ओके, तो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रणनीति बनानी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन करना है, उन्हीं को याद रखना है, उन्हीं पर सेगमेंट बनाना है, और एक स्ट्रेटजी के तहत, एक रणनीति के तहत हमें जीके जीएस एसएसटी पर कमांड बनाना है। ओके, तो अब हम पार्ट 2 में सिटीज के बारे में चर्चा करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, मन करे तो नोट कर लो, आगे हम लोग देखेंगे कि कौन भारत में है, कौन पाकिस्तान में है, कौन अफगानिस्तान में है, कौन पाकिस्तान में है ना। 3 देश तक इसका विस्तार रहा है, तो आप पूरा ये नोट कर लें, और कोई भी डाउट हो तुरंत व्हाट्सएप करके पूछें, हम आपके डाउट्स का तुरंत आंसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।